Hello guys, again this is Ishika's here with another video on my YouTube channel EduTech Ishika. आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस द कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट कर चुके हैं. उसका सेकंड पार्ट है एंड इन दिस पार्ट वी विल कंप्लीट आवर होल चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. इसके अंदर बिगिन अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर. अरीनाज ऑफ कोल्ड के अंदर मैंने पहले ही बातें, इज़ नॉट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सब एक या दो ही आते हैं. फर्स्ट जो हमें ध्यान देना है उसके अंदर यही है कि कॉन्गो वॉर कब हुई हमारी, बर्लिन वॉर 1958 to 1962 एंड द कोरिया वॉर. ठीक है, 1950 to 1953 ये तीनों वॉर्स को हमें देखना है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लास्ट पैराग्राफ, समटाइम्स द कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स, फॉर एग्जांपल द नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज. नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज कौन सी होती है गाइस, इसे देखो पहले. नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज कौन सी होती है? नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज वो होती है जो आपने देखा होगा. नॉन का मतलब जो नहीं है, अलायंस मतलब किसी भी अलायंस में. अलायंस कौन कौन सा अलायंस है? द यूएसए एंड द यूएसएसआर. पहला अलायंस कौन सा है? यूएसए. दूसरा अलायंस है हमारा यूएसएसआर. ठीक है, जो इन दोनों अलायंस में नहीं है वो हमारी नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज मीन्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नैम. वो हमारी नैम के अंदर काउंट होती है. ठीक है, वो कंट्रीज कौन सी है? नैम है, जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज को फॉलो करती है. मीन्स जो दोनों ब्लॉक्स लाइक यूएसएसआर एंड द यूएसए उसके अंदर इंक्लूड नहीं है. ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था. वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको. ठीक है, आगे देखो. जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ द नैम. मीन्स नैम एस्टेब्लिश करने की कुल कितने मेंबर्स थे जिन्होंने नैम एस्टेब्लिश करा था? वो 5 मेंबर्स थे जिन्होंने नैम एस्टेब्लिश किया था. मीन्स जैसे कहते हैं ना 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम, तो फाउंडिंग मेंबर्स 5 थे. ठीक है, वैसे तो अब बहुत सारे, अब आज के टाइम में देखें तो नाम आगे आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ऐड हो रही हैं. तो जिन्होंने फर्स्ट रोल, जो मीडिएटिंग रोल प्ले करा, कह सकते हैं कि नाम को जिसने एस्टेब्लिश करा वो थे इंडिया के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश प्लेड अ क्रिशियल रोल इन द मेडिएटिंग बिटवीन द कोरियन वॉर्स. टू कोरिया वॉर्स जो हुई थी, जो कोंगो क्राइसिस हुआ था, उसके अंदर भी उनको सॉल्व कराने के लिए. क्योंकि क्या है ये दोनों, ये क्या है? अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर है. आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक से थोड़ा थोड़ा कि व्हाट आर द अरीनाज. अरीनाज का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे कोल्ड वॉर हुआ. कोल्ड वॉर हमें पता है कि कोल्ड वॉर वो वॉर है जिसके अंदर लड़ाई वड़ाई ना हो, मीन्स न्यूक्लियर बॉम्ब यूज ना हो, काइंड ऑफ अ हॉट वॉर ना हो. ठीक है, तो इन दोनों इन वॉर्स को, कि जहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, आई थिंक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्ल्ड वॉर अभी तक हुई नहीं है, तो हमें ऐसे समझना है. एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो इन वॉर्स को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को यही आइडिया था कि हम अब लड़ाई से इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि हम क्यों ना लड़ाई को हम थोड़ा इग्नोर करें. जिसे हम जैसे जैसे कहा ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी हॉट वॉर हुई, उसके बाद एक कोल्ड वॉर रही. कोल्ड वॉर को भी इन्होंने, कोल्ड वॉर को सॉल्व कराने में जवाहरलाल नेहरू ने रोल प्ले किया. आगे बढ़ता है. द यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन के सेक्रेटरी जनरल प्ले अ मेडिएटरी रोल बाय एंड लार्ज. यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी रोल प्ले किया. यूएन के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने भी रोल प्ले किया किस चीज़ में? कोरिया वॉर्स, मीन्स वॉर्स को बंद कराने में. अरीनाज ऑफ कोल्ड वाला कोंगो वाला, तो कोरिया वॉर्स को सॉल्व कराने में इन्होंने भी मेन रोल प्ले किया. इट वाज रियलाइजेशन ऑन द सुपर पावर. क्या? इट वाज रियलाइजेशन ऑन द सुपर पावर पार्ट दैट द वर्ल्ड by all means should be avoided that make exercise restraint and behave more responsibility in internal affairs. इसमें क्या समझना है कि इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मीन्स इन सबको अब दिख रहा था कि हम अगर हम वॉर करेंगे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद पता चल गया सबको कि वॉर इज़ नॉट द राइट डिसीजन. ठीक है, कि वॉर को करना एक सही नहीं है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए रिस्पॉन्सिबली इंटरनल अफेयर्स में. क्यों? और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब जब हम अवॉइड करें वॉर्स को और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें और रेस्ट्रेन करें जितना हो सके वॉर्स को, हॉट वॉर्स को. हाउएवर सिंस द कोल्ड वॉर डिड नॉट एलिमिनेट राइवलरीज बिटवीन द टू अलायंस. इसमें क्या कह रहा है कि जो सिंस कोल्ड वॉर थी उसका मतलब यही नहीं था कि हम दोनों अलायंस के बीच
एकदम राइवलरीज हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। राइवलरीज मीन्स एक काइंड ऑफ दुश्मनी हो गई थी इन दोनों के बीच। उनके बीच हुआ क्या था, एक म्यूचुअल सस्पेंशन लेड देम टू आर्म्स देमसेल्व्स टू द टीथ एंड टू कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर द वॉर। एक म्यूचुअल सस्पेंशन की बात थी उन दोनों के बीच। म्यूचुअल सस्पेंशन मीन्स दोनों को एक दूसरे पर शक था। जैसे हमने करा कि वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो हमने पढ़ा, ठीक है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के अंदर क्या था? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ दोनों को शक था। उसे यूएसए को लग रहा था कि यूएसएसआर उस पर अटैक करने वाला है, और उसने बस ऐसे ही फिर कोल्ड वार हो गई। लेकिन एक्चुअल में कुछ था नहीं, सिर्फ दोनों अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि कोई किसी को कब्जा ना करने, सिर्फ यही था कोल्ड वार के अंदर। आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आता है कि म्यूचुअल सस्पेंशन। म्यूचुअल सस्पेंशन की वजह से भी कोल्ड वार हो सकती है। कोल्ड वार मीन्स म्यूचुअल सस्पेंशन की वजह, एक दूसरे के शक के ऊपर भी हमारी लड़ाइयाँ हो सकती है। ये हमें यहाँ पे समझने की बात। टू साइड्स द टू साइड्स अकर्स, सो टू साइड्स इज अंडरस्टूड दैट द वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेन। दोनों साइड्स कौन सी? द यूएसएसए एंड द यूएसएसआर समझ चुकी थी कि वॉर हो सकती है, माइट अकर, वॉर हो सकती है बचने की जगह, इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेन। आइदर कैसे हो सकती है? आइदर साइड माइट मिसकैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन। कोई सी भी साइड कैसे हो सकती है कि कोई सी भी साइड क्या करे कि मिसकैलकुलेट कर सकती है। मिसकैलकुलेट का मतलब क्या है? कि दोनों ये सोचे कि वो उसके पास इतने ज़्यादा हथियार है, तो उसका मतलब है कि वो उन पर लड़ाई कर सकती है। हम इसको ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने समझ लिया कि म्यूचुअल सस्पेंशन की बात कही है। म्यूचुअल सस्पेंशन के बाद सेकंड पॉइंट आया हमारे पास मिस कैलकुलेशन ऑफ वेपन्स, कि किसके पास कितने वेपन्स है, शायद उसके पास ज़्यादा वेपन्स है तो मुझ पर हमला ना कर दे। तो ये उसकी भी मेंटलिटी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये समझना है। 2 पॉइंट्स हो गए क्लियर गाइस, ध्यान रखना है दोनों पॉइंट्स को। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इस टॉपिक को ना क्लियरली माइंडसेट कर देगा कि एक्चुअली इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उससे पहले एक और पैराग्राफ है यहाँ पे, उसे देख लेते हैं। हम देख रहे थे कि नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का प्रसार ना करना। नॉन का मतलब ना करना, प्रोलिफरेशन का मतलब है प्रसार। क्या प्रसार? इसका मतलब क्लियर है कि न्यूक्लियर फर्स्ट हमें क्लियर हो गई कि टेस्ट नहीं करना है। टेस्ट से क्या होगा? म्यूचुअल सस्पेंशन की बात होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बात कर रहे हैं कि टेस्ट नहीं करना, यहाँ पे प्रसार नहीं करना, फैलाना नहीं, बताना नहीं कि हमने ये बन लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है? द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये तीनों ट्रीटी सिमिलर है क्योंकि इन तीनों से क्या होता है कि म्यूचुअल सस्पेंशन हो सकता है। और इससे क्या हो सकता है? बैलिस्टिक मीन्स कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रीटी मीन्स जिन्होंने एकदम ब्लास्ट हो जिन ट्रीटीज़ से, जैसे हिरोशिमा नागासाकी, तो उन ट्रीटीज़, उन न्यूक्लियर वेपन्स पे क्या बैन लगा देंगे। तो ये 3 ट्रीटी साइन करते क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ को पता लग गया था कि वॉर में कुछ नहीं रखा, मास डिस्ट्रक्शन होना है और दोनों का नुकसान होना है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमारा आता है चैलेंज टू बायपोलरिटी। चैलेंज का मतलब क्या है? बायपोलरिटी सबको पता है। बायपोलरिटी का मतलब है कि 2 देश थे, द यूएसए एंड द यूएसएसआर। ये 2 बायपोलर देश थे। बायपोलर क्योंकि हमारी जो कंट्री थी बायपोलर थे, इसमें 2 पोल थे। फर्स्ट वन इज यूएसए एंड द सेकेंड वन इज यूएसएसआर। तो इन दोनों के लिए एक चैलेंज क्या आया? चैलेंज सबको पता है क्या आया? नैम आ गया। वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन द लीडर्स। नैम एस्टेब्लिश किसने करा था? ये रहा, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने नैम एस्टेब्लिश किया था। और ये कौन थे? सबको पता है गाइस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नैम आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो बायपोलर कंट्रीज थी, मींस जो यूएसए था और जो यूएसएसआर था, इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक नई कंट्रीज आ गई जिसे हम क्या कहते हैं? नैम। तो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज। सबको पता है इन कंट्रीज़ का काम क्या था। इन कंट्रीज़ का काम क्या था? उन सारी इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ को रोकना जो इन दोनों कंट्रीज़ में अपना जाकर अलायंस बनाते हैं, क्योंकि अलायंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपना ग्रो कर सकती हैं वो खुद को। सो हम पढ़ते हैं आगे। तो जिन्होंने एस्टेब्लिश की नैम की, वो हम देखते हैं। लीडर्स कौन कौन से थे नैम के अंदर? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, ठीक है। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। इजिप्ट के लीडर गमाल अब्देल नासर, हु हेल्ड अ मीटिंग इन 1956। इन तीनों ने 1956 में मीटिंग करी
इंडोनेशिया के, ठीक है, हु हेल्ड अ मीटिंग 1956 और इंडोनेशिया के सुकर्नो एंड घाना। तो हमें पता लग गया कि जो 5 थे, ये जो 5 लोग थे, इन्होंने नाम की एस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने 1956 में मीटिंग की। दीज 5 लीडर्स, और ये 5 लीडर्स केम टू बी नोन एज द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम। और इन 5 लीडर्स को किस नाम से जाना लग गया? द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम। द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। जब फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट का समिट था, जहाँ पे सब मिले थे पाँचों, पहली बार जो समिट हुआ था इनका बेलग्रेड में हुआ था 1961, ठीक है। दिस वॉज द कल्मिनेशन एटलीस्ट द 3 फैक्टर्स, और ये 3 फैक्टर्स थे इनकी जो मिलने के, जो ये कल्मिनेशन के उनके रीजंस थे, कह सकते हैं ये 3 फैक्टर्स पे बेस्ड थे। What was these 3 factors? सी जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इन्होंने जो 1961 बेलग्रेड में जो समिट किया, और उनके कल्मिनेशन के जो 3 रीजन थे जो उन्होंने वहाँ डिस्कस करे। कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज मीन्स इन 5 कंट्रीज में क्या होगा? कॉपरेशन होगा, एक कोऑपरेटिव, एज ए कोऑपरेटिव ये काम करेंगे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। सेकेंड, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग अरीनास। जो कोल्ड वॉर टेंशंस बढ़ रही है कि हर जगह हॉट वॉर नहीं हो रही, लेकिन जो कोल्ड वॉर्स हो रही है, कोल्ड वॉर्स को बढ़ाना है, ना कि हॉट वॉर्स को। हॉट वॉर्स को जहाँ तक को कम करना है और अरीनास को वाइड करना है। थर्ड, ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डिकोलाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू इंटरनेशनल अरीनास। उनकी एंट्रीज को, किनकी एंट्रीज? जो डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज थी, इंटरनेशनल अरीनास में उनका एंटर होना। बाय 1916 देयर आर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन, और 16 न्यू अफ्रीकन कंट्रीज़ को यूएन में जगह दी गई। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा, एक तो ये सबसे लास्ट में आज़ाद हुए, फिर से सबसे ज़्यादा बैकवर्ड थे। तो इनका क्या काम था कि जो न्यूली डिकोलाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जो अरीनास के जो एरियाज़ में आई है, इंटरनेशनल एरियाज़ में आई है 1961, उन्हें 16 न्यू अफ्रीकन कंट्रीज़ को यूएन में मेम्बर्स बना दिया गया। आई होप कि गाइस क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड, और इनका जो फर्स्ट समिट हुआ वो 25 मेंबर्स का था, 25 मेंबर स्टेट्स का था। ओवर द ईयर्स, एक ही साल में, द मेंबर्स ऑफ द नैम हैज़ एक्सपेंड, और हर साल क्या हुआ? मेंबर्स ऑफ नैम जो थे वो बढ़ते गए। पहले कितने थे? 5 थे, फिर 25 हुए, बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। और ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। जो 14 समिट था विच वॉज हेल्ड इन हवाना में हुआ था 2006 में। उसमें कितने इंक्लूड्स थे? 116 मेंबर स्टेट्स थे, प्लस 15 ऑब्जर्वर्स कंट्री थी जो उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। Staying away from the alliances should not be considered as isolations or neutrality. Isolations में मतलब isolation पता है ना कि अलग हो जाना पूरे वर्ल्ड अफेयर से, मीन्स जो अफेयर्स हमारे चल रहे हैं उन सब से क्या अलग हो जाना, ये हमारा आइसोलेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी, क्योंकि नैम का जो मानना ऐसा था कि हम उन जो दोनों कंट्रीज़ है, मीन्स द यूएसए और यूएसएसआर है। कौन? द यूएसए एंड द यूएसएसआर है। ये जो दोनों हैं, जो यूएसए एंड द यूएसएसआर, व्हाट? द यूएसए एंड द यूएसएसआर इन दोनों से अलग रहेंगे। इन दोनों से अलग रहने का क्या मतलब है? फिर तो हमें समझ आ गया कि इसका मतलब आइसोलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये आइसोलेशन, इसका मतलब नहीं है। द स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंसेस, दूर रहना। अलायंसेस कौन से? यूएसए एंड द यूएसएसआर ने, उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते कि उस आइसोलेशन में है, और यह न्यूट्रलिटी है। जो नॉन अलाइनमेंट है इज़ नॉट आइसोलेशन, नॉन अलाइनमेंट आइसोलेशन नहीं है, सिंस आइसोलेशन का मीन्स रिमेनिंग अलोव फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर। आइसोलेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड अफेयर से अलग रहना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हम आइसोलेशन नहीं अपना रहे हैं, और आइसोलेशन का क्या मतलब होता है कि वर्ल्ड अफेयर से अलग रहना, पर ऐसा भी नहीं है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि isolism is sum up of the foreign policies of the US from the American War of Independence in 1987 to of the beginning of the First World War. In comparison, the non-alignment countries, including India, played an active role in the two rival alliances in the cause of पीस एंड स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, आइसोलेशन का मतलब है कि वर्ल्ड अफेयर से अलग होना, लेकिन नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ ने फॉलो ज़रूर किया आइसोलेशन, लेकिन उनका मानना ये नहीं था कि हम वर्ल्ड अफेयर से अलग रहेंगे। क्यों वर्ल्ड अफेयर से अलग क्यों नहीं थे? क्योंकि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, किसमें? अमेरिका में,
तो उसमें भी क्या किया था, पीस और स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने में इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेडिएटिंग रोल प्ले किया था, इसलिए नैम आइसोलिज्म पॉलिसी को नहीं। अब द नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट द न्यूट्रलिटी। अब हमें समझ आ गया कि आइसोलिज्म तो है नहीं। आइसोलिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि आइसोलिज्म का मतलब होता है कि अलग फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर, लेकिन हम वर्ल्ड अफेयर से अलग नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमने पीस को एस्टेब्लिश करने में एक मेडिएटिंग रोल प्ले किया था इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका इन 1987। ठीक है। अब नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी भी नहीं है। न्यूट्रलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूट्रलिटी का रेफर्स मीनिंग होता है प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे आउट ऑफ वॉर। इसका मतलब होता है कि वॉर से दूर रहना। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? कि वॉर से दूर रहना। लेकिन नॉन अलाइनमेंट ने भी फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? The state practicing neutrality are not required to help end of the war. They do not get involved in war and do not take any position on the appropriateness or morality of a war. Non-alignment states, including the India, were actually involved in wars for various reasons. Okay, they also work to prevent the war between the others and try to end wars and had broken out. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज ने न्यूट्रलिटी को फॉलो किया। न्यूट्रलिटी का फॉलो का मतलब क्या है? कि वॉर से दूर रहना। लेकिन नैम तो वॉर से दूर रहा ही नहीं, क्योंकि जब भी वॉर होती है तो वो क्या करता है? वो हमेशा यही कोशिश करता है कि वॉर ना हो, वॉर अवॉइड हो और पीस मेंटेन रहे इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो हमें दोनों टर्म क्लियर हो गई है, व्हाट इज़ आइसोलिज्म और व्हाट इज़ न्यूट्रलिटी। नैम दोनों प्रिंसिपल फॉलो करता था, लेकिन ये दोनों नैम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आइसोलिज्म का मतलब है स्टेइंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर, लेकिन वो वर्ल्ड अफेयर से फिर अलूफ नहीं था, दूर नहीं था, क्योंकि उसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अहम भूमिका निभाई। सेकेंड, वो न्यूट्रल भी नहीं था। न्यूट्रल का मतलब है कि वॉर के अंदर इन्वॉल्व भी ना होना। हाँ, वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता था नैम, लेकिन उसका मेन फोकस यही रहता था कि वॉर को अवॉइड करे जहाँ तक हो सके। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से सीधा सीधा लिख के ले लो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है। मीन्स इसी टॉपिक से, इस चैप्टर में से क्या 6 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। The non-aligned countries were more than merely mediators during the Cold War. तो non-aligned countries थी, उन्होंने कोल्ड वॉर में एज अ मेडिएटर का रोल निभाया कोल्ड वॉर को एंड करने के लिए, एंड द चैलेंज फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज। लेकिन जो चैलेंजेस क्या थे नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज के? अ मेजोरिटी ऑफ दैम वर कैटेगराइज एज द लीस्ट डेवलप कंट्रीज, क्योंकि जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थी वो न्यू डिकोलोनाइज्ड हुई थी। मीन्स उन पे वो देश जो थे वो आज़ाद हुए थे न्यूली, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कि वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, वॉज टू बी मोर डेवलप। और उन्हें क्या ज़रूरत थी? कि और डेवलप होने की ज़रूरत नहीं, इकोनॉमिकली डेवलप होने की ज़रूरत थी, एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने क्या ज़रूरत थी? कि वो अपने देश के नागरिकों को पॉवर्टी से निकालें। एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज़। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा वाइटल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टू फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इंडिया के अंदर जो हम डेवलपमेंट देखते हैं तो वो किस बेसिस पर देखते हैं? इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हम सिर्फ उसी बेसिस पर देखते हैं कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसकी जीडीपी क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। एक और लाइन देखो, विदाउट किसके? विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री if it would be dependent on the richer countries, including the colonial powers from which political powers have been achieved. इसके अंदर क्या है कि ये कह रहा है कि कंट्री जो डेवलप हुई है, जो न्यूली डिकोलाइज कंपनी है, वो तब तक डेवलप नहीं हो सकती, वो तब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती जब तक वो खुद का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना करते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? सतत पोषणीय विकास ना कर दे, हम खुद के रिसोर्सेज को डेवलप करना ना स्टार्ट कर दे खुद ही, तब तक वो ट्रूली फ्री नहीं हो सकती है, कि वो डिपेंड रहेगी। क्योंकि जब तक वो ऐसे नहीं करेगी, वो क्या करेगी? डिपेंड रहेगी रिचर कंट्रीज़ के लिए फॉर द रिसोर्सेज। उसे उसके खुद की कंट्रीज़ के अंदर रिसोर्सेज को पहचानना होगा और उसी को यूज़ करके उसे खुद को डेवलप करना होगा। ओके, ठीक है। जो मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रही थी,
6 मार्क्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे टाइम पे भी इसी में आया था। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से बना था मेरा, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना गाइस, इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। द आइडिया ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू, जिसे शॉर्ट फॉर्म में न्यू कहते हैं। एक्चुअली इसी को आप टॉपिक को समझते क्या है। न्यू, नया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक का एक ऑर्डर। इकोनॉमिक के बारे में सोचने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एक एसोसिएशन था। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development, one of the most important of this term, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना और रट लेना। ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट, जो UNCTAD UNCTAD था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट था, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट किस पे? इन 1972 में एक रिपोर्ट निकाली टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ द डेवलपमेंट। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली एंड द रिपोर्ट प्रपोज्ड अ रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। और ये ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम पर एक रिपोर्ट थी, और उसके अंदर क्या था, लेट्स चेक। ये जो चार टॉपिक है ना, इन चारों टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना होगा कि इन टॉपिक्स को समझना होगा और इनको थोड़ा लॉन्ग वे में और आंसर्स को लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स एनसीईआरटी के अंदर इतने ज़्यादा ब्रीफ नहीं है। अगर हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं तो उसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि हमें किसके अकॉर्डिंग किस आंसर को प्रिपेयर करना है, फॉर द 6 मार्क्स, फॉर 4 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स, या फॉर 3 मार्क्स, या फॉर 1 मार्क्स। सो फर्स्ट क्या है, गिव द एलडीसीज कंट्रोल। एलडीसीज को, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को कंट्रोल देना ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने बात की सस्टेन डेवलपमेंट की, नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल होगा तो उनका सस्टेन डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप, क्योंकि अगर वो अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो जो उन्हीं के देश के नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल कौन करेगा? पावरफुल कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूएसए एंड द यूएस, सब वो कंट्रोल करेंगे, तो जिनसे क्या होगा, ये एक्सप्लॉइट होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑब्टेन एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट्स। उनका एक्सेस होना चाहिए कहाँ पे? वेस्टर्न मार्केट्स पे उनका एक्सेस होना चाहिए, वो वेस्टर्न मार्केट्स पे उनको जाना चाहिए, सो दैट क्या कर सके, एलडीसीज कुड सेल्स देयर प्रोडक्ट्स एंड। तो इससे क्या होगा कि एलडीसी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने सामान को बेच सकेंगी कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, उन्हें मार्केट मिलेगी, वो एक्सेस ऑफ मार्केट होगा उनका, एंड देयरफॉर मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअरर कंट्रीज़। तो उनके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा क्या? ट्रेड। अगर वो कहाँ पे जाएंगी? वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगी, तो उनके लिए जो ट्रेड होगा वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किसके लिए? फॉर द पुअरर। थर्ड पॉइंट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। जो टेक्नोलॉजी वो वेस्ट कंट्रीज से ले रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रिड्यूस कर दी जानी चाहिए। किनके लिए? जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है ना, उनके लिए। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना वो रिड्यूस करनी चाहिए, ताकि उन्हें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो अच्छे टेक्नोलॉजीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वो एक्सेस कर सकें और ख़ुद को डेवलप कर सकें। फोर्थ वन, प्रोवाइड द एलडीसीज विद द ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। एलडीसीज को क्या दिया जाना चाहिए? ग्रेटर रोल दिया जाना चाहिए, इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि उन्हें रोल दिया जाएगा, जितना जितना उनका डेवलपमेंट होगा वो तभी होगा जब वो सबसे ज़्यादा मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नैम है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर उन्हें वेस्टर्न मार्केट मिलेगी, अपने सामान को बेच सकेंगे, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा? उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, उनका इकोनॉमिक लिफ्ट होगी, क्योंकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे से एक और टर्म हमारी क्लियर होएगी, ग्रेजुअली द नेचर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। जो नेचर था ना नॉन अलाइनमेंट का, हम 3 नेचर पढ़े, नॉन अलाइनमेंट के 3 नेचर क्या थे, हमने तीनों पैराग्राफ देखा, कॉपरेशन था उनका, ठीक है। अब वो क्या हुआ? वो चेंज हो गया। क्या वो चेंज हो गया? टू गिव द ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इश्यूज। वो कहाँ किसकी बात कर रहे थे? कॉपरेशन की बात कर रहे थे इन पांचों में। अब क्या हो गया कि इनके क्या होगा? ग्रेटर इंपॉर्टेंस की बात आ गई इकोनॉमिक इश्यूज पे। क्या हुआ? ये 1961 में फर्स्ट सबमिट हुआ इन बेलग्रेड में, जो हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक इश्यूज हैज़ नॉट बीन वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या था? इकोनॉमिक्स इशू पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था बाय द मिड 1970s। लेकिन 1970s के मिड में दे हैड बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। इकोनॉमिक इशू, जो इकोनॉमिक इशू था
वो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है, क्योंकि फोकस हमें इकोनॉमिक इश्यूज़ पे करना है अब। क्योंकि एलटीसीज़ के बारे में जो हमने पढ़ा, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है उनको अपलिफ्ट करना है। उनको अपलिफ्ट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने इतने सारे जो पॉइंट्स पढ़े, उन सब के बाद नैम ने क्या करा, इकोनॉमिक इश्यूज़ को एक मेन इशू बना लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नैम बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। तो नैम क्या बन गया, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया बाय द लेट 1980s में क्या हो गया, हाउएवर द नियो इनिशिएटेड हैड फेडिंग। द नियो थोड़ा फेड हो गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो थोड़ा फेड हो गया, mainly because of the stiff opposition from the developed countries who acted as a united group while the non-aligned countries struggled to maintain the unity in the face of this opposition. न्यू थोड़ा क्या हुआ, फेड हो गया। फेड क्यों हुआ, क्योंकि उसका अपोजिशन के थ्रू, अपोजिशन मीन्स जो डेवलप कंट्रीज थी उनकी वजह से वो थोड़ा फेड हो गया, क्योंकि उन्होंने एज अ प्रेशर ग्रुप उस पर वर्क करा न्यू के अंदर, क्योंकि वहाँ पे तो उनका फ़ायदा था ही नहीं। फ़ायदा किसका था, द लीस्ट डेवलप कंट्रीज का, थोड़ा फेड हो गया। लेकिन नैम ने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा, वो अपना स्ट्रगल करता गया इन अपोजिशंस के अगेंस्ट भी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है द इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। लास्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली बनता ही बनता है। गाइस ये ध्यान रखना कि जो हमारे फर्स्ट बुक है इसका चैप्टर 1 and 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द 6 मार्क्स, फॉर द 4 मार्क्स, फॉर द 2 मार्क्स, फॉर द 1 मार्क्स। ओके, सो हमें देख रहे हैं द इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। एज द लीडर ऑफ द नैम, लीडर है हम नैम के, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग कोल्ड वॉर वॉज टू फोल्ड। अब देखो, इंडिया ने लीडर था नैम का, तो उसके जो रिस्पॉन्स था वो टू फोल्ड था। कुछ लोग कहते थे एट द वन लेवल क्या था, इट टुक पर्टिकुलर केयर इन द स्टेइंग अवे। एक ऑप्शन कहता था, मीन्स एक जो ग्रुप था वो कहता था कि वो आज स्टेइंग अवे है, दूर रहने वाला है फ्रॉम द टू अलायंसेस। लेकिन जो सेकंड था वो ये कहता है, रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू बिकम पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि वो स्टे है किससे, दोनों यूएसएसआर और यूएसए से और वर्ल्ड अफेयर से अलग है। सेकेंडली ये भी कह रहा है कि उसने अपनी आवाज़ उठाई किसके लिए, जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस, मीन्स जो न्यू डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी वो इन दोनों कंट्रीज़ का पार्ट ना बने, तो उसके लिए इसने आवाज़ भी उठाई। ठीक है, नेक्स्ट, द इंडियाज़ पॉलिसी वॉज नाइदर नेगेटिव नॉट पैसिव। जो इंडिया की पॉलिसी थी वो ना तो नेगेटिव थी ना तो पॉजिटिव थी, पैसिव थी। एज नेहरू रिमेन द वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी सिर्फ फ्ली अवे नहीं था, फ्लीइंग अवे का मतलब है कि वर्ल्ड अफेयर से दूर रहना। ऑन द कंट्री, इसके अलावा इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीन इन द वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन द कोल्ड वॉर राइवलरीज। जो हमने पहले पढ़ा द आइसोलेशन न्यूट्रलिटी के अंदर सेम बात कही गई है कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट तो फॉलो किया, लेकिन वो फ्लीइंग अवे भी नहीं रहा, क्योंकि उसने एक्टिवली पार्ट किया है वर्ल्ड अफेयर्स में सॉफ्ट करने के लिए कोल्ड वार को कम से कम होने के लिए उसने अपना योगदान भी दिया है। इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस, इंडिया ने ये भी ट्राई किया है कि वो डिफरेंसेस को रिड्यूस करे इन विच बिटवीन द अलायंसेस, दोनों अलायंस के बीच जो इतनी दुश्मनियाँ हैं इसको भी कम करने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। प्रिवेंट डिफरेंसेस फ्रॉम द एस्केलेटिंग इनटू द फुल स्केल वॉर, उसने बहुत ट्राई किया कि फुल स्केल वॉर ना हो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच। सो ये टॉपिक हो गया, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट करना है, जो क्लास ये ध्यान रखना, जो लाइन में अंडरलाइन कर रही हूँ, जो पैराग्राफ में बता रही हूँ, सिर्फ उसी का ध्यान रखो बस, और सब हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक टॉपिक करना है, ये ध्यान देंगे। वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है। अ नॉन अलाइनमेंट पोस्चर ऑल्सो सर्व द इंडियाज इंटरेस्ट। जो नॉन अलाइनमेंट था उसने इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे सर्व किया, इन दोनों पॉइंट्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे सर्व किया इन दोनों पॉइंट्स में पढ़ेंगे, और नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया ने इसको फॉलो करके सही नहीं किया, मीन्स जिन्होंने क्रिटिसाइज़ करा उसके पॉइंट्स, और ये अच्छा है नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया उसके 2 पॉइंट। एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट फॉलो करने के भी 2 साइड्स थे, किसी ने इसको
फेवर में था और कोई इसके अगेंस्ट में था। तो हम फर्स्ट फेवर की बात करते हैं। फेवर में क्या कह रहे हैं लोग? फर्स्ट जो नॉन अलाइनमेंट था, अलाउ इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन, कि नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया को क्या दिया? अलाउ कर दिया इंटरनेशनल डिसीजंस लेने के लिए। और क्योंकि वो दोनों अलायंसेस से अलग था, तो उन दोनों अलायंसेस का फोर्स नहीं था उसके ऊपर कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह इंडिया वर्क नहीं कर रहा था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह वर्क कर रहा था, तो वो इंटरनेशनल डिसीजंस को ओपनली ले सकता था। सर्व इंटरेस्ट रेदर देन इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर। और उसने अपने इंटरेस्ट को शो किया, किसकी बजाय? इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स एंड देयर अलाइज। जिसकी वो अलाई होती, जिसके अंडर वो रहता, तो उसे क्या करता? उसकी सुपर पावर को, उस सुपर पावर की डिसीजन को मानना पड़ता। उसका जो इंटरेस्ट होता वो इंडिया का इंटरेस्ट होता, लेकिन इंडिया ने उन दोनों को फॉलो नहीं करा। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने इंटरनेशनल डिसीजंस लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफ अनेबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेन द अदर। इंडिया के पास एक और पावर आ गई थी कि वो बैलेंस कर सकता था वन सुपर पावर को दूसरे की जगह। अगर एक सुपर पावर इंडिया के अगेंस्ट है तो वो दूसरी सुपर पावर्स के साथ जाके हेल्प कर सकता था, क्या उनसे हेल्प ले सकता था। अगर दूसरी सुपर पावर इंडिया के अगेंस्ट है तो वो फर्स्ट के साथ जा सकता था। मीन्स सिंपल है, अगर यूएसएसआर इंडिया के फेवर में, वेल एंड गुड। अगर यूएसएसआर ही उसके अगेंस्ट हो गई तो यूएसए के साथ जा सकता है। तो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक ऐसा ऑप्शन नहीं था कि उसके किसी एक के अंडर ही रहना है। ओके, अब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। इंडिया को नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया, इसके कुछ क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने, हम इसकी बात करेंगे। फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो है, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। इंडिया ने जो नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया उसको अनप्रिंसिपल कहा गया है। अनप्रिंसिपल क्यों कहा गया है? कि परस्यूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, कि नैम ने कहा था कि हम नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे, इसके नाम पर इंडिया क्या कर रहा है? रिफ्यूज़ कर रहा है टू टेक फॉर्म स्टैक ऑन द क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज़। जो क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज़ है उन पे वो फॉर्म स्टैक ले ही नहीं रहा, उसको रिफ्यूज़ करना है टेक करने के लिए, तो इसलिए ये अनप्रिंसिपल्ड है। ओके, सेकेंड, it is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures. Having criticized others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in the August 1971 with the USSR for their 20 years. अब ये कहा जा रहा है कि नैम हमने फॉलो किया, हम दोनों अलायंस के साथ नहीं है, ना तो हम यूएसए के साथ है ना हम यूएसएसआर के साथ है। लेकिन इंडिया ने क्या कर दिया? अगस्त 1971 में अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटी, यूएसएसआर के साथ फॉर द 20 ईयर्स साइन कर दी। ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ? क्रिटिसाइज। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करने के लिए। सारा जो एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मीन्स जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग, वो हमने यहाँ पे सारा कवर कर लिया है। वो गाइज कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू क्लियर इट, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ गाइज लाइक इट, share it and subscribe.